आज के टॉपिक से रिलेटेड ऐसे हैं लोग कोई जिनका बिजनेस हो, जिनको हाई प्राइस आइटम्स, लग्जरी आइटम्स या प्रीमियम सेगमेंट के आइटम्स बेचने हो। सर मैं हूँ। शरद जी, आपका आइडल्स का था जो हाँ है होम डेकोर आइडल्स का। हाँ जी, मार्बल एंड गॉड स्टैचूज एंड सिल्वर का, प्योर सिल्वर का भी काम है। ओके। ओके, तो किस प्राइस पॉइंट से किस प्राइस पॉइंट तक होता है आपका? सर वैसे प्राइस पॉइंट मेरे पास तो 50 रुपए से लेकर के है, पर अप टू 2 लाख रुपीज तक की रेंज की चीजें हम बेचते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या चैलेंज आता है इसके अंदर हाई प्राइस आइटम या प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट के अंदर बेचने के लिए? सर मेजर चैलेंज यही आता है, कस्टमर कहता है प्राइस हाई है, या यहाँ वहाँ ये रेट है वो रेट है, बट देन हम हमारी क्वालिटी काफी एक्सक्लूसिव है तो हम मैनेज कर लेते हैं। और हम्म। हम लोग मतलब फिक्स प्राइस पे काम करते हैं, हम बार्गेनिंग पे नहीं काम करते हैं। बट कस्टमर जो है वो मोस्टली जो है पहले लेके गया है उसी का रेफरेंस कस्टमर ही हो रहा होता है। नया कस्टमर जैसे एनबीडीजी से सर कहते हैं वो, उसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है। ऑल्दो मॉल में है, फुटफॉल रहता है, बट देन मोस्टली रेफरल कस्टमर होता है। और जैसे आपने कहा, मार्बल का स्टैचू होता है, गॉड की फिगर्स होती हैं। अब जैसे मैं रजौरी गार्डन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सारे के सारे मार्बल शॉप्स हैं और उसके अंदर बीच में काफी सारी जो है इस तरह की भगवान की मूर्ति या मंदिर वाली शॉप्स हैं जो बनाते हैं। अब मैं एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पे जाता हूँ, तो मेरे को कैसे पता लगेगा क्वालिटी किसकी अच्छी है किसकी बेटर? क्योंकि बात तो सारे यही करते हैं कि मेरी क्वालिटी अच्छी है। क्या आप लोगों में से, सभी में से, क्या कोई ऐसे पर्सन है जिसने कुछ खरीदना हो और उनको सेल्स पर्सन ने बोला सर हमारी क्वालिटी बेकार है, घटिया, सामने वाले से खरीद लो? कभी आज तक आप में से किसी के साथ हुआ है क्या? नहीं, सही और राइट, कभी नहीं ऐसा हुआ। अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता ही नहीं है कि जब सामने वाला खुद सामने से बोले कि मेरी क्वालिटी घटिया है, बेकार है, सामने वाले से खरीद लो। एक एक्सेप्शन हो सकता है कि सेल्स पर्सन को अभी अभी जॉब छोड़ी गई है या निकाला गया है। छोड़नी है या निकाला गया है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, तो एक अलग बात है। मगर अदरवाइज जो है कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी जैसे 20-25 लोग हैं, अभी कितने लोग हैं? 27 लोग हैं इस सेशन में। आप में से जो है, ऑल्दो इट इज अ वेरी स्मॉल सैंपल सेट, बट आप में से कभी किसी ने नहीं सुना कि मेरी क्वालिटी खराब है, सामने वाले से ले लो। अब कस्टमर को, क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि आपकी क्वालिटी रियली में अच्छी है? जब तक हम उन्हें फेथ नहीं दिखाएंगे इसका क्या अपने मतलब है? प्रोडक्ट के थोड़ा सा बारे में। इलेबोरेट करो। मीन्स जब तक हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो बारीकियां हैं जब तक हम उसे नहीं बताएंगे तब तक वो समझ नहीं पाएगा उस चीज़ों को कि ओके, हाउ वी आर आपका एक्सक्लूसिव एक्चुअली। ठीक है, तो आपका क्या प्रोडक्ट है? आप थोड़ा सा अगर बताओ उसके करियर बारे में। काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग। अब कैरियर काउंसलिंग में तो प्रोडक्ट है ही नहीं। करियर काउंसलिंग में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो तो देखो जितने लोग हैं सभी के लिए। ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं तो वही फोर्स बोल रहा हूँ, यहाँ तो पर हर नहीं कोई होते बोलेगा लोग। कि वहां पर हमारे पास भी काउंसलिंग करा लो, यहाँ भी करा लो, लेकिन हम ये बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो एनालिसिस है, एल्गोरिदम है, वो बेहतर है। कंपेयर टू हु? कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू विच अदर एल्गोरिथम? कौन सा बेंचमार्क है आपका? वी यूज साइकोलॉजिकल टूल्स जो एवरीबॉडी एल्स मार्केट। डज। नो डाउट, करेक्ट, सो होता यही है। so the problem is we are not able to show and prove how my product is better or my service is better. What do you think? Does that make sense? यस सर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है अभी बेचने की बात कर रहे हो, मगर आप लोगों ने लाइफ में खरीदा ज्यादा है या बेचा ज्यादा है? खरीदा भी तो है ना लाइफ में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए, कजन्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए खरीदा भी तो है। अब सामने वाला अगर आपको बोलता है कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, तो क्या आप मान लेते हो क्या? नहीं सर, वो तो मानते नहीं है, लेकिन ब्रांड, उसका रिकग्निशन मार्केट में उससे डिपेंड। हाँ,
तो या तो हम किसी ऐसे पर्सन का सहारा लेते हैं जो टेक्निकली एक्सपर्ट हो इस सेगमेंट के अंदर, इस प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर, ओके, या फिर हम उसकी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, रिस्क लेते हैं। विश्वास करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। लग्जरी सेगमेंट के अंदर, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, हाई प्राइस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस के अंदर विश्वास दिलाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है? हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट? हाउ डू यू बिल्ड क्रेडिबिलिटी? हाउ डू यू मेक श्योर दैट पीपल बिलीव व्हाट यू आर सेइंग? इज दिस मेकिंग सम सेंस? अगर आपने शूज लेने हैं, ओके, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि आपने जो है लास्ट टाइम शूज अप्रोक्सीमेटली कितने के लिए थे अपने लास्ट 1 या 2 साल के अंदर, या 6 महीने से 1 साल के अंदर? शूज लिए हैं कभी आप में से किसी ने लास्ट 6 जी। महीने में, साल में? हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली किस प्राइस पॉइंट के आसपास शूज लिए थे हमने? 10 के। 10,000 के, ठीक है। एनीबडी एल्स हु कैन शेयर? ये 10,000 और समझो वाटर 10,000 के आसपास। 8-10 हजार के आसपास। क्या आपने कभी इससे कम के या कभी इससे ज्यादा के भी लिए हैं शूज? लिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपने देखा कि शूज के प्राइसेस हो कितने सकते हैं हायर से हायर साइड के ऊपर? 50,000। 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख। अच्छा, ब्रांड 1 के ऊपर लाख 2 डिपेंड लाख वाले जूत, सॉरी, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांड के ऊपर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो 1 लाख रुपए का जूता, 2 लाख रुपए का जूता हम पहनते होंगे, किस तरीके के शोरूम्स में मिलता होगा वो? उस शोरूम के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है? जब वो प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो प्रोडक्ट किस तरीके से दिखाते हैं? प्रोडक्ट जब वो सामने डिस्प्ले पे लगा होता है वो किस तरीके से लगा होता है? प्रोडक्ट जब वो पैक होके आपके सामने आता है, जिसको वो अनपैक करके वहां से आपको वो शू ट्राई करवाते हैं, या फॉर दैट मैटर एनी प्रोडक्ट वो ट्राई करवाते हैं, उनके शोरूम्स किस तरीके के होते हैं? उनके शोरूम्स के बाहर गाड़ियां किस तरीके की खड़ी होती हैं? क्या ये चीजें आपने ऑब्जर्व करी हैं? उसके बाद जब आपको पसंद आता है तो पेमेंट कैसे होती है? उसके बाद पेमेंट करके जब वो आपको फाइनल फुल्ली पैक करके प्रोडक्ट आपको कैरी करने के लिए देते हैं बैग के अंदर, वो बैग किस तरीके का होता है? उसके बाद आप अपनी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट को आप अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं, तो वो अनबॉक्सिंग में क्या एक्सपीरियंस होता है? क्या कभी आपने ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं? हाँ ना, कभी टाइम नहीं लिया, कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं यू करा? करेक्ट सर, या मैंने बहुत करा हुआ मायने है? रखता हाँ है जी, सर। जी। एवरीथिंग मैटर्स। सर हमारे साथ थोड़ी इशू डिफरेंट है। बताइए। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिकता है सामान। आपका क्या प्रोडक्ट है? सर व्हील चेयर वगैरह है। ठीक है, तो व्हील चेयर्स के अंदर जो है, आप जो आज का सेशन है उसमें आपने आपको कहाँ पर रखते हैं? हाई प्राइस आइटम्स हैं, प्रीमियम आइटम्स हैं, या लग्जरी आइटम है? हाई प्राइस। ठीक है, हाई प्राइस आइटम का मतलब? एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमने पीछे एग्जीबिशन लगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। हम इसको अभी लॉन्च किया है डोमेस्टिक मार्केट में, सारा एक्सपोर्ट था। ठीक है तो जी। जितने भी लोग आए स्टैंड पे सब ये कहते हैं, सर आप ये कहाँ से ले रहे हो? हमने कहा हम खुद बना रहे हैं। कहते नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये क्वालिटी इंडिया में बनती नहीं। ठीक है, तो हमने कहा आप हमारी फैक्ट्री आके देखो, सब 100% इन हाउस ही बनता है। ठीक है, और लेकिन जब वो बेचने की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं आप लो हमारा सामान बेचो, तो वो कहते हैं आपकी महंगी बहुत है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मार्केट में तो 3,000 की मिलती है, 4,000 की मिलती है, आप 8,000 से स्टार्ट करते हो। बिल्कुल ठीक है। हम्म। तो आपको जो है ये कैसे प्रूव करोगे कि 3,000 वाली और 8,000 वाली में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये कहने भर से हमारी क्वालिटी अच्छी है तो बात तो बनती नहीं है। हाउ डू यू प्रूव दैट? टेस्टिमोनियल सर। टेस्टिमोनियल्स के पहले क्या होगा? टेस्टिमोनियल्स वुड बी गुड
मगर उससे पहले क्या होगा? टेस्टिमोनियल तब आएगा ना जब लोग खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे हाँ जी बड़ा अच्छा लगा प्रोडक्ट आपका, आपने हमने खरीदा था, आपने बेचा था, हमारे को बड़ा अच्छा लगा। मगर टेस्टिमोनियल से पहले वाले जो प्रोसेस है, लोग खरीदेंगे कैसे? Basically, a human factor, like if you don't like the product, you can return in say XY days. ओके, कि इफ यू डोंट लाइक इट, ओके, ये हो सकता है फैक्टर, बट और भी कुछ ज्यादा कोई इससे फैक्टर्स हो सकते हैं? तो टेक्निकली हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी विच सुपीरियर है। कैसे जो प्रूव टेस्ट करोगे? वगैरह दैट इज हम करते एग्जैक्टली माय हैं, क्वेश्चन इज। हाँ, तो जो टेस्ट हम करते हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास इन हाउस है, वो इंडिया में सिर्फ एक कंपनी और के पास है बस। ये आपको मालूम है या सबको मालूम है ये बात? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं मालूम। तो क्या हम ये कह सकते हैं वी आर परहैप्स द ओनली कंपनी इन इंडिया हु डज XYZ नंबर ऑफ रिगरस टेस्ट्स? हाँ, ये कह सकते हैं। ओके, तो मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाएगा ओनली कंपनी इन इंडिया। वर्ड प्ले आप देख रहे हो क्या जा रहा है यहाँ पर? सेकेंडली, सिर्फ ये कहने भर से बात नहीं बनेगी, प्रूव कैसे करोगे आप इसको? तो मशीनरी के वीडियोस वगैरह, टेस्टिंग के वीडियोस शेयर कर सकते अगर हैं। आप ये कहते हो मेरे पास अच्छी मशीनें हैं, जर्मनी की मशीनें हैं, हाँ जी। उससे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होती। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लेबर पेन्स, बट एवरीबडी इंटरेस्टेड इन अ बेबी, हेल्दी बेबी। तो आपको जो है वो हेल्दी बेबी का प्रमाण कैसे देना है? दैट इज माय क्वेश्चन। अब इसका वन ऑफ द सिंपलर एग्जांपल्स ऑफ टेस्टिंग कुड बी कि मार्केट से आप 3000-4000 वाली चेयर्स उठाओ, चाइनीज वाली चेयर्स उठाओ, और उनके ऊपर जो है ना लोड टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट करो। अब टिपिकली क्या ऐसा होगा कि 3000 वाली चेयर के अंदर, 4000 वाली चेयर के अंदर वेट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, स्टेबिलिटी कितनी होगी, और ईज ऑफ कंट्रोल ऑफ व्हील्स कितना होगा, या फिर जो व्हील का आपका वो साइज होता है, व्हील के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कई बारी कि आपका जो है ना दम कितना, जोर कितना लगेगा उसको पुश करने में या पुल करने में, या आई डोंट नो द राइट टर्म फॉर दैट। अगर सेल्फ ड्रिवन है तो उसको कैसे करेंगे। अब उसके बाद जो है व्हील का जो क्या नाम है, साइज है उसका, जो व्हील का जो कुछ और, मैं सिर्फ फालतू माइंड से मैं कुछ भी सोच के मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली ये फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे। हाँ जी, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि चाइनीज और जो सस्ती व्हीलचेयर है उन्हें मार्केट से पिक करके अपनी मशीन पे टेस्ट करके कंपैरेटिव रिजल्ट्स बनाए। हाँ, तो पास्ट बैच में एक पार्टिसिपेंट थे जिनका ऑफिस चेयर्स का काम था, तो उन्होंने जो है ऑफिस चेयर्स के बारे में वैसे ही बात करी कि हमारी महंगी होती है, बाकियों की सस्ती होती है, तो हमारी महंगी बेचने में दिक्कत आ रही है। तो कहते हैं कि रेडियो एड हमारे को चलाना है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे यही बात करी कि ऑफिस चेयर का ऑफिस के रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। क्या आप लोगों को मालूम है आपके ऑफिस में जो चेयर्स पड़ी हैं उसका आपके डायरेक्ट सेल्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ता है? डू यू नो दैट? हाँ जी। कैसे? जो लोग काम कर रहे हैं उस पर बैठ के उनके कंफर्ट, उनके कंफर्ट के ऊपर, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, उनकी बैक के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, पोस्चर के ऊपर। अब हमने जब ये उसको देखा तो वहां पर ये समझ में आया कि इसके अंदर 17% to 33% जो है ना आपका प्रोडक्टिविटी लॉस होता है इफ योर चेयर इज नॉट गुड। क्योंकि थकान ज्यादा हो जाती है बैक के ऊपर और नेक के ऊपर जो है स्ट्रेन आता है, तो उसकी वजह से जो है बार बार ब्रेक लेना पड़ता है। ओके, और साथ ही साथ में जो है जो सामने आपकी स्क्रीन लगी हुई है उसकी आई कांटेक्ट वाली हाइट कितनी है। अब कंप्यूटर तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, चेयर ऊपर नीचे हो सकती है, तो चेयर का जो है वो वाला प्रोसेस, वो जो पार्ट है उसको ऊपर नीचे करने वाला हाइड्रोलिक्स वाला जो है वो कितना एडजस्टेबिलिटी है उसके अंदर। प्लस जो पीछे बैक टिल्ट होता है वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है।
उससे आपके कंफर्ट के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पर पहले तो हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि ऑफिस चेयर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रिटिकल रोल। उसके बाद हमने कहा कि अब मान लीजिए ऐसी चेयर्स भी तो होंगी ना जो बैक टिल्ट वाली होगी, जिसमें बैक टिल्ट होगा, उसके अंदर ही प्राइस वेरिएशन होगा। अब ये कैसे पता लगाएं? तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पर मेरे को अभी नंबर्स याद नहीं है, इतने टेस्ट्स करे जाते हैं एक चेयर की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए। उसके अंदर इतनी बारी ड्रॉप टेस्ट होता है, इतनी बारी स्ट्रेस टेस्ट होता है, इतनी बारी पुल टेस्ट, पुश टेस्ट, उसके व्हील्स को ऐसे 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 करके इतनी बारी उसको घुमाया जाता है 8,000 बार, 10,000 बार, आई डोंट नो, जो भी उसका होता है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज, देन एंड ओनली देन इट इज शिप्ड, एंड एवरी चेयर इज टेस्टेड फॉर XYZ नंबर ऑफ टेस्ट्स। एंड इफ यू वांट यू कैन चेक आउट द वीडियोस आल्सो। हमारी वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं हमने उनके। रेडियो के ऊपर तो ये चीज दिखाई नहीं जा सकती मगर बताई जा सकती है, मगर यही चीज जो है हम वीडियो के अंदर दिखा सकते हैं सारा करे हुआ। तो उन्होंने लगभग 1 महीने का उन्होंने FM के ऊपर पैक लिया था, नेगोशिएट करके डील। 15वां 16वां दिन आते आते उनकी फैक्ट्री जो थी 3 महीने के लिए बुक हो गई, और उसके बाद लोगों ने मना करना शुरू कर दिया कि हम 3 महीने नहीं वेट कर सकते, जब आप फ्री हो जाएंगे फिर अब तक। तो ही हैड टू स्टॉप द रेडियो एड। जबकि इससे पहले कह रहे थे कि हम लोग एड्स चलाते थे, कभी रिस्पांस नहीं आया था। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महंगा प्रोडक्ट जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि इसकी वर्थ क्या है, अब इसको प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसको आप टेक्नोलॉजी कंपेयर कर सकते हो। अब अल्टीमेटली जैसे आप घड़ियों में देखते हो, आईवेयर के अंदर देखते हो, बहुत सारी चीजों के अंदर देखते हो, आप में से कुछ लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करते होंगे, तो वही सेम एयरक्राफ्ट है, वही सेम पॉइंट A से पॉइंट B के ऊपर जाना है, स्टिल पीपल पे 5 times 10 times or sometimes even more amount of money for the same aircraft from A to B, same exact origin and destination point. Why do they do that? कंफर्ट, सर्विस। मतलब कंफर्ट या सर्विस से क्या मतलब है? मतलब आप चेयर आपको कंफर्टेबल चाहिए, फेयर इनफ। सर्विस चाहिए, सर्विस के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्व हो जाएगा। उसके लिए अगर आप ये कैलकुलेट करते हो कि वो चीज अगर आप नीचे खा लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपको चाहिए, ऊपर आपको 36,000 फुट के ऊपर जरूर खाना है। भाई आप 5 स्टार होटल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेफ से आप सर्व करवा लो, आप उसी चीज का 10 times 15 times 20 times प्राइस पे कर रहे हो। ऐसी क्या आग लग रही है कि 2 घंटे की फ्लाइट में आपको ये करना ही करना है। So experience to take the experience and proudness. एक्सपीरियंस है। ओके, और The priority treatment they provide, इसका क्या मतलब है? like check-in, easiness, late check-in. यस। अब अगर एक बिजनेस ओनर है जो 1-1.5-2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पैसा वो दे रहा है टिकट बुक करने के लिए, वही सेम टिकट जो मार्केट में 10-15 हजार के लोग ले रहे हैं इकोनॉमी क्लास के अंदर, द डिफरेंस इज द टाइम ही इज गोइंग टू सेव, बिकॉज हिज टाइम इज वर्थ मोर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। अगर आपको वहां पर बोला जाता है कि आपको डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए जो है 2 घंटे पहले आना है और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3-3.5 घंटे पहले आना है, तो यही सेम नंबर जो है अगर हम बिजनेस क्लास के लिए या फर्स्ट क्लास के लिए देखते हैं तो वहां पर कहते हैं 1 घंटा पहले आना है या 1.5 घंटा पहले आना है। इज माई अंडरस्टैंडिंग राइट? तो आपके वहां पर आप देख रहे हैं इजीली आपका 1 से 1.5 घंटा बच रहा है। वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो है किसी और के लिए, हाँ अभी उसके ऊपर भी आते हैं, वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो है वो वैल्यू जो है ना हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। जिसकी वैल्यू जो है वो उस 1 लाख 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की है, जिसको लगता है कि मेरे टाइम की वैल्यू 1-1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा की है, वो बिजनेस क्लास टिकट लेंगे 1। उसके बाद जो क्यूज के अंदर जाना है, ओके, उसके बाद जो एक्सेस डोर जो है आपका है उसके अंदर आपको प्रायोरिटी मिल रही है, या फिर कोई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अगर वहां पे इकोनॉमी क्लास के अंदर खड़े हो जाएंगे तो वहां पे एयरपोर्ट ही जाम हो जाएगा सारा आके।
तो उस केस के अंदर जो है उनको भी बिजनेस क्लास से जाना पड़ता है। और उसके बाद इवन मोर इम्पोर्टेंटली जब आप बिजनेस क्लास के अंदर बैठते हैं तो आपके आसपास में बिजनेस क्लास की और भी सीट्स होती हैं। हाँ वहां जी, पर कौन लोग बैठे हैं, उसी तरह के लोग बैठे हैं। उसके अंदर कॉन्वर्सेशंस आपकी होंगी। वहां पर अगर आपकी 2 घंटे की फ्लाइट है या 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की फ्लाइट है, कहीं जा तो सकते नहीं, आपस में कॉन्वर्सेशंस भी नहीं लोगों से होगी। किस तरीके की नेटवर्किंग हो सकती है, किस तरह के कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं वहां पर। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, पीपल फ्लाई बिजनेस क्लास। नो, दे आर नॉट फूल्स। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है बड़ी सारी ऐसी स्कीम्स या ऑफर्स चलाती हैं, पॉइंट्स आपके इकट्ठे होते जाते हैं, इवेंचुअली यू कैन कन्वर्ट दोज पॉइंट्स, दोज माइल्स इनटू बिजनेस क्लास टिकट्स। उस टाइप के भी लोग आते हैं उसके अंदर। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि इज सेविंग दैट एडिशनल 1.5 hours or 2 hours of time, how important is that for you? तो वो आपने जज कर लिया कि मेरे लिए जो है 1 घंटे की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा की है तो मैं बिजनेस क्लास फ्लाई करूंगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं इकोनॉमी से जाऊंगा। हमारे को महंगा लगेगा या नहीं लगेगा, ये इस चीज को जस्टिफाई करने में हेल्प करता है। सेम वेज कि आप लोग अगर जैसे कभी देखो को आपने गए हो तो जितने टॉप कंपनीज होती हैं फैशन ब्रांड से रिलेटेड, उनके अंदर एक्सपीरियंस क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे दिखाया जाता है, एक्सपीरियंस ऑफ अनबॉक्सिंग कैसा होता है, एक्सपीरियंस ऑफ डेमो कैसा होता है, एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, सेल्स पर्सन से, स्टोर मैनेजर से किस तरीके का होता है। यही अगर आप लिबर्टी के शोरूम पर जाते हैं या फिर आप करोल बाग में जाते हैं, जूते तो वहां पर भी मिलती है, 500 रुपए से, 800 रुपए से, 1000 रुपए से जूते स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाए तो वहां पे 200-250 रुपए से जूते स्टार्ट हो जाते हैं। फिर भी लोग 8-10 हजार रुपए के शूज खरीद रहे हैं, 50 हजार रुपए के, लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के शूज खरीद रहे हैं। देयर हैज टू बी सम डिफरेंस and the decision making process is different. How do you compel, how do you convince people to buy your products? Is this conversation making you think कि क्या करना चाहिए, क्या डिफरेंस आ रहा है? हाँ जी, क्या कुछ आप लोगों को क्लियर आ रही है इसके अंदर समझ में कि क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? Even in the case of luxury segment, premium segment, logo matters. Functionalities, features, advantages, benefits matter. Quality of the product, you have to explain. Okay, physical look and feel of the product, the Packaging. message and the language and packaging, everything does matter. Everything does matter. अब आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग होंगे, काफी सारे लोग होंगे जो प्राडा या गुची या XYZ प्रोडक्ट्स आप लोगों ने खरीदे हुए होंगे, LV के बैग्स हो गए, XYZ आपने खरीदे हुए होंगे। यही अगर आप सिंगापुर जाते हैं, यही अगर आप दुबई जाते हैं, तो ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो बहुत डिफरेंस नहीं होता। कई बार तो स्टोर वाले भी गलती कर देते हैं पहचानने में। सो ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये बाइंग एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली क्योंकि प्रोडक्ट तो आप खुद ही कह रहे हो कि स्टोर का ओनर जो वही नहीं बता पा रहा कि इसमें से ओरिजिनल है या नहीं है। तो पीछे चाइना में हुआ भी है, LV के किसी ने बैग खरीदे और वापस करने गए, एक्सचेंज करने गए और फेक दे के दूसरा ओरिजिनल ले आए। स्टोर वाले नहीं पहचान सके। बिल्कुल ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना तो इसके भी ऊपर ये चीजों में फेमस है। मैंने एक केस स्टडी देखी थी जहां पर जो है ना, चाइना के अंदर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो इसी चीज का जो बता रहा हूँ, जो बाइंग एक्सपीरियंस है ना, इस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए क्या करा गया, वहां पर पर्सन गए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंगापुर के अंदर कोई मॉल है या दुबई के अंदर कोई मॉल है। दुबई के अंदर आप देख रहे हैं कौन सा मॉल है जो बड़ा फेमस है लग्जरी आइटम्स के लिए, ठीक है। अब ये दुबई मॉल का एग्जैक्ट नहीं था, मगर मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आप सबने दुबई मॉल देखा हुआ है। दुबई मॉल के अंदर जो है वो सारे टॉप ब्रांड्स हैं लग्जरी के, गुची, प्राडा, सेंट लॉरेन, XYZ सारे मॉल्स के अंदर वहाँ पे शॉप्स हैं।
हाँ जी। इन्होंने क्या करा, चाइना के अंदर उस मॉल का एग्जैक्ट रेप्लिका खड़ा कर दिया। हेलो एग्जैक्ट रेप्लिका खड़ा कर दिया उन्होंने इस मॉल का। और वहां पर लोग क्या करते थे, प्राइस पे करके चाइना के जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो दिखाते थे कि मैं अभी यहाँ पर दुबई के अंदर हूँ, मैं दुबई मॉल के अंदर हूँ, मैं देखो प्राडा के अंदर शोरूम में जा रहा हूँ, मैंने सारे प्रोडक्ट्स चेक करे हैं, मैं यहाँ गुची के शोरूम पे जा रहा हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, मैंने ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा। वहां पे खरीद रहे थे वहां पर सारा का सारा, और नीचे उसके अंदर रेफरेंस लिख दे रहे थे, अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो ये रेफरेंस लिख ले लो। हम्म। तो वो जो है प्रोडक्ट जो था वो तो नकली था ही था, जो बाइंग एक्सपीरियंस था वो भी उन्होंने फिक्टिशियस क्रिएट करके वहां पर दिखाया। अब जब इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लोगों को तो नहीं पता लग रहा है कि एक्चुअली ओरिजिनल मॉल है दुबई का या कोई और मॉल है। हम्म। So तो this वहां is पर these days this is called social selling. ये ना फेक मॉल के अंदर जाना सोशल सेलिंग नहीं है, ये प्रोसेस जो है इसको हम सोशल सेलिंग बोलते Yes. हैं। ओके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, सोशल सेलिंग बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको हम बुला सकते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। द इम्पोर्टेंस विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर क्रिएट करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द मॉल क्रिएट कर दिया, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द शोरूम क्रिएट कर दिया वहां पर। अब लोगों को पता कैसे लगा, लोगों को पता कैसे लगा, उसने बिल किया कैसे, उसने हल्का सा ऐसे दिखाया था कि नाउ द बिल इज रेडी, आई एम गोइंग टू टेक माय प्रोडक्ट एंड गो। किसी ने बिल का स्क्रीनशॉट लेकर के उसके अंदर देख लिया कि उसमें चाइना के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कहते हैं दुबई के मॉल में चाइना के वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते। समझ के बात को। somebody some really intelligent guy figured out कि ये नकली है ये, और उसके बाद इतना उसके ऊपर chaos हुआ, इतना उसके ऊपर वो हुआ। खैर उसको एक बारी के लिए छोड़ देते हैं, बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज द एक्सपीरियंस and the journey of buying is very very important in case of premium and luxury segment products। वो एक्सपीरियंस आपको वहां पर देना पड़ेगा, जिसको हम अदर टर्म्स के अंदर कहते हैं ब्रांड बनाना पड़ेगा, ब्रांड एक्सपीरियंस बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपका लोगो हो सकता है, आपके बिजनेस कार्ड हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकती है, ईमेल सिग्नेचर्स हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, एम्प्लॉय ड्रेसिंग हो सकती है, ऑफिस इंटीरियर हो सकता है, शोरूम हो सकता है, मॉल हो सकता है। मतलब कि आपको जो है अगर बेचना है, उस सेगमेंट को कैप्चर करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू बिलोंग टू दैट सेगमेंट। Is this making some sense? Yes, Right. no, not applicable. It doesn't make any sense for me। क्या आपको ये लग रहा है करोल बाग के अंदर जो है कितने लग्जरी मॉल्स हैं या कितने लग्जरी आउटलेट्स हैं? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा। अच्छा, साउथ दिल्ली के अंदर कितने हैं? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि पंजाबी बाग के अंदर जो लोग रहते हैं, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी? बहुत है। कर सकते हैं, मगर वो उनको वेस्ट दिल्ली में क्यों नहीं मिलते इस तरीके के मॉल्स? उनको साउथ दिल्ली या आउटसाइड इंडिया क्यों जाना पड़ता है? बल्कि आई थिंक पंजाबी बाग में ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है लोगों की। बिल्कुल हो सकता है। सो अगर हम इसको देखते हैं कि पंजाबी बाग के अंदर जो आसपास में एरियाज हैं, सिर्फ वहां पे हो सकता है 2000, 3000, 5000 ऐसी फैमिलीज हों, उनके लिए सर्व करना, एक ऐसा शोरूम खोलना would be a little trickier thing as compared to South Delhi, which is supposed to have more of such kind of affluent families and business houses। तो मैं यहाँ पर कोई रेसिज्म वाली या कोई मैं क्लासेस वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ रीजंस बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है रीजन आप एग्री करते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, यस मनोज आई एग्री। आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस रीजन, आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर सकते हैं कि मनोज ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। यू कैन शेयर विद। So to make sure that you attract the right target audience, you have to put your business in the vicinity of the similar kind of products। महंगी चीज को महंगा कैसे बेचना है? एक मिनट, let me just mute everybody। जूम पे चल रही क्लास। अब इसके अंदर एक पॉइंट मैं और यहाँ पर शेयर करूंगा कि आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि जो भी इस तरह के शोरूम्स होते हैं ना, सारे के सारे शोरूम्स अलग अलग ब्रांड्स के पास पास एक साथ होते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं या एक फ्लोर के ऊपर होते हैं, एक विसिनिटी के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे लिबर्टी लिखा हुआ आ रहा है, एक्शन आ रहा है, उसके बाद में नाइकी आ रहा है, एडिडास आ रहा है, अचानक से प्राडा आ गया। ऐसा होता है क्या? नो सर। हेलो, क्यों?
मे बी उन लोग को जो ब्रांड्स है उन लोग को लगता होगा कि एक ही विसिनिटी में रखने से जो लोग आएंगे दैट विल बी ईज फॉर देम, और जो भी 5 या 10 ब्रांड्स है उसमें से कुछ ना कुछ वो चूज करेंगे। मे बी दिस कुड बी अ रीजन। ओके, सो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, रीबॉक है, नाइकी है, एडिडास है, कॉम्पास है, XYZ, ऐसे 10 शोरूम है। अचानक से वहां पर आ गया गुची, प्राडा। कभी देखा है हमने ऐसा? नहीं। हैं तो सारे के सारे शूज के अंदर अवेलेबल हैं, सबके ब्रांड्स के अंदर शूज आते हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं होता? They must have segregated the category of the people buying. Yes. So the kind of buyers that are targeted by other brands are not targeted by Gucci, Prada and the likes. Because जहां से उनके प्रोडक्ट रेंज खत्म होती है, उसे कहीं ऊपर से उनकी प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट होती है। उनका शायद सबसे एंट्री लेवल प्रोडक्ट शायद इनके सबसे हायर एंड्स के भी ऊपर होंगे। यस और यस? यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट जॉनरे, डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है, डिफरेंट अर्निंग कैपेसिटीज के मेंबर से या फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जो है सब जगह पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो you are able to attract the people who can afford your products. This is called segmentation, and this is called who do you want to connect with. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, या I'm not making much of a sense? What do you think? Yes sir, yes sir. So Yes sir, completely लग्जरी के अंदर, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Who do you want to connect? कनेक्ट हम कर रहे हैं नॉर्मल ब्रांड के लोगों से जो बाय करते हैं या कर सकते हैं, मगर बेचना है हमारे को हायर प्राइस के ऊपर, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना प्राइस के ऊपर, 10, 15, 20 गुना प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना, प्रोडक्ट ऑडियंस मिसमैच है, कंप्लीट मिसमैच है। सो बेचना किसको है, दिखाना किसको है प्रोडक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनको बेचेंगे कैसे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ये कॉन्वर्सेशन, ये टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट करा? कल मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, कहते हैं कि हम जो है इंटीरियर डेकोर के सेगमेंट के अंदर हैं और उनके पास जो है ना इंटीरियर डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, बड़े प्रोडक्ट्स। जो उनका सबसे सस्ता प्रोडक्ट था वो 8 से 10 हजार रुपए के बीच में था, जो वहां पर मैंने वेबसाइट के ऊपर उनके देखा। और जो महंगे प्रोडक्ट थे, एक वॉल क्लॉक, आपके हिसाब से एक वॉल क्लॉक कितने की हो सकती है? 10,000। 10,000, 20,000। तो उनके वहां पर 1.5 लाख की वॉल क्लॉक्स लगी हुई थी। दे लुक रियली रियली ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग, ओके, मगर 1.5 लाख रुपए की वॉल क्लॉक थी। अब पॉइंट इज कि जिसको वॉल क्लॉक लेना है, नॉर्मल लोगों के माइंड में तो यही आएगा, यार 2, 4, 5 हजार से वॉल क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, 8, 10 हजार तक चली जाती है। 1.5 लाख वाली तो नहीं सोच रहा होगा वो। अगर आप उन लोगों को प्रोडक्ट्स अपने दिखाओगे, क्या वो खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो फिर आपको जो है अपने बायर्स तक पहुंचना कैसे, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना कि मेरा बायर कौन है, और सेकंड इज कि उन तक पहुंचना कैसे है। तो उनसे जब मेरा यही क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपके बायर कौन है, उन तक आप कैसे पहुंचोगे, तो कहते हैं मैं गूगल एड्स चला लूंगा, मैं इंस्टा के ऊपर एड्स चला लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली, प्रोबेबली जब मैंने उनको एक्सप्लेन करा तो ही सेड कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि शायद गूगल या इंस्टा इतने यूजफुल नहीं होंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको इसमें समझना, जो मैं आपको कुछ नंबर्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज लिसन टू द नंबर्स वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो वेदर यू एग्री और यू हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। इंडिया के अंदर कितने लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। आप लोग सारे एग्री करेंगे? यस सर। 140 करोड़ में से टैक्स कितने लोग फाइल करते हैं? तो अभी रिसेंट नंबर्स आए हैं, लगभग 8 करोड़ लोग, 8.5 करोड़ लोग जो है टैक्स फाइल करते हैं। टैक्स फाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स पे करते हैं, वो सिर्फ फाइल करते हैं कि मेरे को पे नहीं करना, मेरा बनता ही नहीं है टैक्स, सिर्फ फाइल करते हैं। एक्चुअली टैक्स पेयर्स कितने हैं ये मालूम है आपको? हेलो
2 से 2.5 करोड़ लोग हैं जो एक्चुअली टैक्स पे करते हैं। आप और मैं जो है उन 2 से 2.5 करोड़ लोगों के अंदर आते हैं। अब एम्प्लॉयज भी हैं जिनकी सैलरीज जो है टोटल मिला के सारे एटीसी वगैरह कराने के बाद 7 लाख से ऊपर की है, तब उनको टैक्स पे करना पड़ता है और उनका डिडक्ट होने के बाद ही उनको सैलरी मिलती है। तो अब बिजनेस ओनर के पास तो फिर भी 50 तरीके होते हैं कि वो कैसे टैक्सेबल इनकम को मैनेज करता है, टैक्स कम पे करना पड़े। सैलरीड क्लास को तो कोई तरीका ही नहीं होता जिनकी सैलरी मिलनी है। तो अब आप ये देखो कि इन 2.5 करोड़ लोगों में से जो टैक्स पेयर्स हैं, इसमें से कितने लोग होंगे जो एक्चुअली 2, 5, 10 लाख या उससे ऊपर का टैक्स पे कर रहे होंगे, या 1, 2, 5 करोड़ से ऊपर का टैक्स पे कर रहे होंगे? कितने लोग होंगे? अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं क्या? 50 लाख। 2.5 करोड़ में से 50 लाख, 8-10 हजार, 8-10 हजार थोड़ा कम हो गया नंबर, बट ठीक है, 40-50 लाख मान लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी कि मेरे को रिसर्च करना था कि 1 करोड़ से कितने लोग हैं जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं हर साल, या 50 लाख से ज्यादा टैक्स कितने लोग हैं जो पे करते हैं। तो हो सकता है 20-30 लाख, 30-40 लाख के बीच में। मेरे को लगता है पर्सनली शायद नंबर ये और भी कम होगा, शायद 2-3 लाख के अंदर ही, 5 लाख के अंदर ही निपट जाएगा, बट मेरे पास नंबर नहीं है अभी इस चीज को प्रूव करने का। इफ एनी वन ऑफ यू हैज दैट नंबर प्लीज शेयर। सो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर 140 करोड़ में से 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 40 लाख, 50 लाख लोग ही हैं जो आपके टारगेट ब्रैकेट के अंदर फिट होते हैं, आप मार्केट किनको कर रहे हो? आप बुला किनको रहे हो? आप इनवाइट किनको कर रहे हो अपने शोरूम में बुलाने के लिए, घुसने के लिए? हेलो, HNI 12 लाख टारगेट ऑडियंस पे बुलाएंगे ना, यही टारगेट ऑडियंस। मगर अब अगर आप गूगल या इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है आपको मालूम है? इंडिया के अंदर जो है लगभग 90 करोड़ मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स जिसको हम बोलते हैं। 90 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं। इसके अंदर से जो है लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी हाँ सही मैंने बोला, लगभग 88 करोड़ 90 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें से लगभग 80, 82, 85 करोड़ जो है मोबाइल फोन जो है लोग जो है जो गूगल यूज करते हैं। अब इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 52-53 करोड़ लोग हैं, फेसबुक के ऊपर लगभग 54-55 करोड़ लोग हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी लगभग इतने के आसपास लोग हैं, यूट्यूब जो है इससे थोड़ा सा आ गया, वो 56-58 करोड़ की रेंज के अंदर है जो लोग यूज करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर हम 20 लाख लोगों को टारगेट करना चाहते हैं इन 90 करोड़ लोगों में से, तो परसेंटेज कितना आता है? 20 लाख बटे 90 करोड़ को जना करके दिखा सकता है कितना नंबर आएगा? कोई कर रहा है कैलकुलेट, या मैं सिर्फ ऐसे ही वेट कर रहा हूँ फालतू में? ये सारे वेट कर रहे हैं, कोई मे बी तो कर नहीं रहा होगा। 0.25%, मे बी लेस देन दैट। हाँ, तो अब आप ये देखो जो ट्रैफिक है उसके अंदर से 1% से भी कम, आधा % से भी कम लोग हैं जो आपके लिए टारगेटेड हैं। अगर आप गूगल के ऊपर रेगुलरली एड्स कर रहे हो, जिस तरीके से जनता करती है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आप टारगेटिंग कर रहे हो, तो आपकी जो रिलेवेंस ऑफ लीड्स होगी, लीड रिलेवेंसी होगी, वो आधा %, 1% से भी कम होगी। एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कि आपके पास 100 लीड्स आ रही हैं, 200 लीड्स आ रही हैं, 1000 लीड्स आ रही हैं, 1000 लीड में से कोई 10 लोग आपके काम के निकल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? Am I conveying some really really very important point to you? Yes, So unless you are very 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 highly targeted, you will not be able to attract the people. वो आपका यही रोना रोएंगे जी आपका तो बड़ा महंगा है, सामने वाली दुकान के ऊपर तो इतने का महंगा है। सर लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर उनके वो टैक्स नहीं दे रहे तो वो कमा नहीं रहे, कमाने वाले तो ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ, बट आपकी बात ठीक है कि अगर वो टैक्स इवेड करने में कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, या किसी रीजन की वजह से वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपका जो टारगेट ब्रैकेट है ये कैसे पता लगेगा? टैक्सेशन के अंदर तो फिर भी पता लगता है, मगर जो टैक्स दे ही नहीं रहे उनका कैसे पता लगेगा कि ये मेरे टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है? कोई तरीका है पता लगाने का तो बताओ मेरे को आप भाई। इनफैक्ट वो नंबर ज्यादा रहेंगे बिकॉज अपने यहाँ पे टैक्स देने वाले लोग कम रहते हैं और सेकंड नंबर मैं इसको डिफरेंट तरीके से बताता हूँ मैं कि ये हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे वो किस तरीके की कार्स खरीदते होंगे।
अगर हमारे को लग्जरी सेगमेंट के अंदर जाना है तो किस तरह की कार्स होंगी उनके पास? मे बी अबाउट 30 lakhs a car. 30 lakhs 50 lakhs और अबव। तो अगर वो टैक्स पे नहीं करता होगा तो खरीद पाएगा क्या? आधे से ज्यादा लोग कार्स लोन पे लेते हैं ना सर। तो लोन जो है एक दो 50 साल लाख में का उसको किसी को बेच के मिल जाएगा वापस नहीं जिसकी ले बैलेंस लेते। शीट नहीं है। हाँ, लोन जो है आसानी से मिल जाएगा अगर आपकी बैलेंस शीट में ये दिख रहा है कि आप 50 लाख कैसे पे करोगे या नहीं कर पाओगे। उनके जमीन वगैरह में होते हैं पैसे सर। and मतलब मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही जनरल में बात कर रही हूँ कि उनके जमीन वगैरह में पैसे उसके नाम पे वो लोन ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद वो मान हर ली 2 साल में कार मैंने बदल लेते हैं। मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। पहुंचोगे कैसे इन लोगों तक? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। हमारा पॉइंट आपस में डिस्कशन का ये नहीं है कि वो टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई सच पीपल एंड रीच आउट So टू देम। can we track people who are into buying luxury goods? I mean, मेरे सेगमेंट को जो अफोर्ड करने वाले हैं, अगर वो BMW खरीद रहे हैं तो मैं BMW की सेल्स जो मतलब को जो फॉलो तो सब करते होंगे, लेकिन जो वहां पे शायद कस्टमर्स हो अगर उनको टैप कर सके तो। So that brings us to a very, very important conclusion and marketing strategy called JVs, tie-ups and associations and partnerships. आपने कैसे? बहुत अच्छा पॉइंट करा कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने टारगेट करना है लग्जरी सेगमेंट के अंदर, इज देयर ए पॉसिबिलिटी कि जिन्होंने BMWs या ऑडीज या मर्सिडीज या मेबैक्स या XYZ ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड खरीदे हैं, किसी तरीके से आप जो है उन तक पहुंच जाएं, तो क्या आप शोरूम के साथ में टाइप कर सकते हैं, कंपनी के साथ में टाइप कर सकते हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो मेरे को उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाए, या फिर जो प्रोडक्ट बिक रहा है कि आप मेरा भी प्रोडक्ट उनको दिखा दो? प्रॉब्लम ये है कि जो ये शोरूम्स होते हैं उन पे मालिक तो बैठता नहीं है, जो सेल्स वाला बैठता है या कोई बैठता है अब उसको आप ना इतनी अक्ल है ऑपरेशंस की नहीं। बात कर रहे हो, आप ना ऑपरेशंस की बात कर रहे हो, मैं ऑपरेशंस हाँ। की बात नहीं कर रहा। पहला रीजन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि पहले वहां तक पहुंचो तो सही। फिर आप कहते हो उनके लड़कों को समझ नहीं है मेरा माल बेचने की, तो आप अपने लड़के बिठा लेना वहां पर माल बेचने के लिए। पहले वहां तक पहुंचो तो सही। Sir, I agree to you. डिफिकल्ट होगा ऐसे जगह में पहुंचा के किसी और को कन्विंस करना कि हमारे को प्रमोट कर दे या हमें डेटा दे दे, क्योंकि जितना आप लग्जरी ब्रांड होगा वो अपना डेटा शेयर ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है डेटा शेयर नहीं करेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा शेयर करने में। अगर वो 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपके 5,000 या 10,000 में उसका कितना इंटरेस्ट होगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप किया ये जाए कह रहे हो, इसके फिर कुछ व्हाइट हैट स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ इसके बाद ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये लोग कौन कौन लोग होंगे, कहां कहां पर जाके खरीदते होंगे। अब हम 1 मिनट के लिए, मैंने आपको टैक्स और नॉन टैक्स के बीच में हम अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। ये लोग जो हैं कहां कहां से खरीदते होंगे? अगर इनको कहीं शादी करनी है तो अगर शादी करनी है तो किस तरीके के वेन्यूज बुक करते होंगे? गाड़ी खरीदनी है तो किस तरीके की गाड़ियां खरीदते होंगे? स्कूल्स के अंदर एडमिशन दिलवाना है बच्चों को तो किस किस तरीके के स्कूल्स के अंदर इनके बच्चे पढ़ते होंगे? वेकेशंस पे जाना है तो किस जगह के डेस्टिनेशंस, किस तरह के डेस्टिनेशंस ये लोग चूज करते होंगे, विजिट करते होंगे? किस तरह की फ्लाइट्स, किस तरह के यू कैन से होटल्स ये लोग चूज करते होंगे? क्या आपने, जिसको हम बोलते हैं बायर्स पर्सोना, आपने बिल्डअप करा है? अगर आपको हायर सेगमेंट के अंदर जाना है तो आपने देखा है कि किस गाड़ी में वो लोग आते हैं, किस तरीके के एरिया के अंदर ये लोग रहते हैं, किस तरीके के फ्लैट्स होते हैं, किस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके के रीजन्स होते हैं, किस तरीके का यहाँ पर ये जो लोग स्कूल भेजते हैं बच्चों को, किस तरीके के होते हैं, इनकी पार्टीज कहाँ पर होती हैं, इनके पास जो लेडीज की किटीज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? क्या कभी आपने इसको डिटेल में थिंक थ्रू करके स्ट्रेटेजिक व्यू सर पता है, लेकिन करे क्या वो लोगों को बिलबोर्ड लगाए? पता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन क्या करे? बिलबोर्ड लगाए, स्टार्स के साथ करे, क्या करे? हाँ, तो पहले तो ये थोड़ा जल्दी हो रही है आपको कि फटाफट बताएगा क्या करूं?
मेरे को लग रहा है आपको जल्दी हो रही है, तब समझ तो आ गया, बता तो सही करूँ क्या। सर काफी फर्क पड़ता है। जैसे हमारे एक सेलमैन है, वो हमेशा फोकस करता है कि मैडम ने किस तरह के सॉलिटर पहने हैं या किस तरह का हैंडबैग कैरी किया है, और अब वो उसको रीड करने लगा है, पुराना लड़का हो गया है। तो जैसे ही कोई अच्छा कस्टमर, जिसे हम कहेंगे सर की लैंग्वेज में रॉकेट कस्टमर घुसता है, तो वो सारे काम छोड़ के उसमें लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब वर्किंग ऑन एक्सपीरियंस, कि उनको जो एक्सपीरियंस होगा, इन स्टोर एक्सपीरियंस होगा, वो अमेजिंग हो उनको। तो वो मतलब वो देखता है कि ये मैडम लग्जरी सेगमेंट की मैडम है, इनके सॉलिटर मोटे हैं या इनके बैग जो है लग्जरी। लेकिन सर हमारे गुजरात में ऐसे लोग चप्पल पहन के आते हैं। अच्छा, चप्पल पहन के आते होंगे, गाड़ी कौन सी आती होगी उनके साथ जो आ रही होगी? हाँ, वो गाड़ी तो अच्छी होती है। ठीक है ना। सो आपको जो है ना कहीं से कुछ ना कुछ फैक्टर्स आपको पता लगाने हैं, दैट इज वन। अच्छा, आप लोगों को मालूम है ये सारा डेटा बिकता है, कौन सी गाड़ी, कितनी गाड़ियां बिकी हैं? आपको मालूम है जनवरी के अंदर 3,94,000 गाड़ियां बिकी हैं पूरे इंडिया के अंदर। 3,94,000 कार्स वर सोल्ड लास्ट मंथ, जनवरी 2024 के अंदर, विच इज द हाईएस्ट एवर सेल्स ऑफ कार्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कार सेल्स। मालूम है ये बात आपको? नहीं सर। अब इसके अंदर जो है मारुति की से लेकर मेबैक तक की जो भी गाड़ियां बिकी होंगी, मेरे को मालूम नहीं है, एग्जैक्ट इनसाइड डिटेल्स मेरे को मालूम नहीं है, वो सारी की सारी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अच्छा, आपको ये मालूम है ये डेटा जो है मिलता है, आपको मिल जाता है, बिकता है ये। आपको वहां पर मिल जाएगा लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां। लग्जरी सेगमेंट बोलते हैं कि 15-20 लाख से ऊपर का प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट का आपको मिल जाता है। कहाँ बिकता है सर? कहाँ बिकता है? इंटरनेट पे बिकता है। देखो, आप गूगल के ऊपर सर्च करो जाकर के। अब आपको वहां पर दिखता है कि उसमें इस साल को गाड़ी परचेज करी गई है, गाड़ी की मॉडल ये है। अब आपको उसमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो गाड़ी का मॉडल है वो आपको पता लगाने की वो लगभग किस प्राइस पॉइंट का होगा। वहां पर लिखा होगा Hyundai i10, उसके अंदर लिखा होगा मारुति ऑल्टो, उसके अंदर लिखा होगा मर्सिडीज S20 या जो भी उसके अंदर उसके मॉडल नंबर्स होंगे। BMW होता है, मर्सिडीज का क्लास के हिसाब से होगा, जो भी होगा उसके अंदर। तो वहां पर जो है उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपको ये मालूम है कि कार का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो उनको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगा करके आप सेग्रीगेट करके सारा डेटा अपना अलग से निकाल सकते हो। उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर्स मिल जाते हैं। अब इन मोबाइल नंबर्स का क्या करें? तो क्या आप ये तो सेफली अज्यूम कर सकते हो कि अगर किसी ने 25-30 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी ली है तो वो आपका टारगेट सेगमेंट है? क्या ये assumption करेक्ट होगी हमारे केस में? नाइका, शरद जी एंड एनीबॉडी एल्स? सर ये B2B के लिए तो लागू नहीं पड़ेगा? ये B2B के लिए भी लागू होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, सही रिलायबल डेटा कहाँ से मिले, वो प्रॉब्लम है। आप जो है ना, मतलब यू आर पुशिंग द एनवेलप एंड लिमिट्स। पहले कह रहे थे कि कैसे होगा, मैंने कहा डेटा मिलता, तो कहते सही नहीं मिलता। ओके। सो आपको ना पॉइंट यहाँ पर ये देखना है कि आप 2-3 वेंडर्स, 5 वेंडर्स से बात कर लो। आपको लगता है कि थोड़ा सा आप ज्यादा केयरफुल हो, 5 अलग अलग डेटा ले लो, सबको आप मिक्स करके काम कर लो, आपका काम बेटर हो जाएगा। बट पॉइंट ईमेल मार्केटिंग, फिर इसके बाद ईमेल मार्केटिंग। अरे खत्म तो होने दो मेरी बात को, 1 मिनट, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके, मोबाइल नंबर के ऊपर ईमेल मार्केटिंग कैसे करोगे आप? ये भी ठीक है सर। सो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मोबाइल नंबर्स हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप कॉल कर सकते हो, SMS कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और एक फेसबुक की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जो मैंने पहले भी बहुत बारी बात करी है, अब वो स्ट्रेटेजी भी डिप्लॉय कर सकते हो। सर B2B के लिए कैसे यूज आएगा, थोड़ा एलॉबरेट करेंगे? हाँ जी, B2B के अंदर ना इतनी चिंता वाली बात होती नहीं है, ये B2C के अंदर थोड़ी ज्यादा चिंता वाली बात होती है, क्योंकि B2B के अंदर ना लग्जरी सेगमेंट वाला, प्रीमियम सेगमेंट वाला रोल जो होता है कम होता है। इंडिविजुअल पर्सनल बाइंग के अंदर जो है B2B के अंदर कम होता है, B2C के अंदर ज्यादा होता है। Who asked this question? सर भरत कोठारी। हाँ जी, तो कोठारी साहब, आपको अगर B2B के अंदर जाना है तो लिंक्डइन आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। लिंक्डइन में ज्वेलरी, मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और मेरा टारगेट ऑडियंस रिटेल शोरूम्स हैं सर। ठीक है, तो उसमें तो लिंक्डइन में करते हैं या आउटसाइड इंडिया करते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। आपने
आप नहीं पहुंचे या आपके रिटेलर्स नहीं पहुंचे? सर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप ओके, से आगे ही नहीं बढ़े हैं, ईमेल तक भी जब आप ये कहते हैं ना मुझको ऐसा लगता है या मुझको ऐसा एहसास हो रहा है, तो मेरी को ना आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। आप ये कहें कि मैंने लिंक्डइन के ऊपर ट्राई करा, मेरे को लोग नहीं मिले, तो मैं आपकी बात को ज्यादा बेटर बिलीव कर पाऊंगा, रादर देन आप कहते हो कि मेरे को ऐसा लगता है। लगने और एक्चुअली ना होने के बीच में सिर्फ 5 मिनट का ही तो डिफरेंस है। आप एक बार जाके चेक कर लो। यस सर, लिंक्डइन पे ज्वेलर्स लिस्टिंग देख लो, ठीक है, एक बार आप चेक कर लो, दैट इज वन। दूसरा, आपको मालूम है ज्वेलर्स एसोसिएशन होती है इंडिया के अंदर? हाँ जी। तो ज्वेलर एसोसिएशन का अगर आप देखते हो तो उस एसोसिएशन के अंदर 2, 3, 5, 10 हजार ज्वेलर्स होंगे जो उसके मेंबर्स होंगे। यस सर, है। तो आपने जो ज्वेलर्स की एसोसिएशन की डायरेक्टरी खरीद ली, अगर खरीद ली तो उसके अंदर वो 5-10 हजार जो लोग हैं इनको आपको मार्केट करना है, उनको कॉल करना है और मतलब कॉल करके अपना प्रोडक्ट। अब कॉल करना जो है ना, ये कन्वेंशनल ओल्ड स्कूल है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, दैट डजंट वर्क। लोग फोन भी नहीं उठाते, और सबसे बड़ी बात है आप ये कॉल करते हैं तो वहां पे ट्रू कॉलर में लाल रंग से लिखा हुआ रहता है स्पैम, फ्रॉड, आपका फोन ही नहीं उठाया जाता। यस सर, फोन उठाना तो छोड़ो, आपको सीधा ब्लॉक ही मार देता है वो। नहीं, और उठाते हैं तो भी सर बहुत रूडली फोन कट कर देते हैं, और जो अच्छे से बात करते हैं वो अपने टारगेट ऑडियंस ही नहीं होती। जो बात कर रहे हैं वो टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो खरीद नहीं सकता। जो बात नहीं कर रहा वो टारगेट ऑडियंस है, वो फोन नहीं उठा रहा। प्रॉब्लम एक थोड़ी है जिंदगी के अंदर। सो अब आपको यहाँ पर समझना है कि जैसे नायिका का पॉइंट था, नायिका आर यू स्टिल हियर इन द कॉन्वर्सेशन? यस। अच्छा, मैंने कहा चले तो नहीं गए, बता ही नहीं रहा, इतनी देर हो गई। ये क्या है? ओके, सो अब आपको करना क्या है? अब आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास SMS है, आपके पास फेसबुक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जो मैं बार बार बताता हूँ, 2K1W। मैंने बहुत सारे सेशंस के अंदर अपना डिस्कशन करा है उसका। ये सारे मोबाइल नंबर्स लेकर के आप अपलोड कर दो। कहाँ अपलोड कर दो? फेसबुक पे। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस एंड प्लेस कॉल्ड कस्टम ऑडियंस, वहां पर अपलोड कर दिया आपने। अब लेटर से आपने 50,000, लाख, 2 लाख नंबर्स जितने आपको मिले आपने अपलोड कर दिए। उसके अंदर से उसने बताया कि मैंने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख पहचान लिए। उनको अब आपने जो है टारगेट करना है। जब आप उनको टारगेट करोगे, अब वहां से जो आपकी लीड्स आएंगी, दे वुड बी हाई वैल्यू लीड्स फॉर यू, दैट इज वन। दूसरा, अब आप किसी भी सेगमेंट के अंदर हैं, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने नया बिजनेस नहीं खोला, आपका 2, 5, 10, 12, 20, 50 साल से बिजनेस है, तो आपके पास बायर्स का डेटा कहां पर है? पास बायर्स के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेसेस होंगे ना आपके पास, उनको यूज करो, उनको यूज करो। अब यूज करना ही नहीं आता। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। शरद जी, आपके यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं? रफली 1.5-2 महीने में आते हैं सर। और हर 1.5-2 महीने में कितने नए प्रोडक्ट्स आप ऐड करते हैं अपने पास? 50-60 पीस। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताएं कि आपके जो है, जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करे तब से लेकर हजारों लाखों कस्टमर्स आपसे बाय कर चुके होंगे। बिल्कुल है सर। तो आपके पास डेटा कितने बायर्स का है? अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 40-45 हजार। अब ये 45 हजार लोगों को कैसे पता लगेगा कि इस हफ्ते या इस महीने आपने कौन से नए प्रोडक्ट्स न्यू इंट्रोड्यूस करे हैं जो उनके इंटीरियर को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं? तो यही समझ में नहीं आता। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास व्हाट्सएप का अपॉर्चुनिटी है, फेसबुक का अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल है सर, इससे अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। सर, इससे अवेयरनेस वेट नहीं का, अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस भी हैं तो आपके पास ईमेल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। अभी ईमेल एड्रेस हमने कैप्चर करना शुरू नहीं किया सर, पर हम कोई बात नहीं, आगे से कर लेंगे। आज तक जो नहीं हुआ आगे देख लेंगे उसको कैसे करना है। पॉइंट इज कि मेरे पास जो है, मेरे को उसी से प्ले करना है। तो आपके पास SMS, व्हाट्सएप, कॉलिंग और फेसबुक मार्केटिंग, ये 4 अपॉर्चुनिटीज तो हैं। कॉलिंग से ज्यादा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि कॉलिंग से हमने देख लिया है कि हम कॉल करेंगे, ट्रू कॉलर के ऊपर रेड आ जाएगा लिखा हुआ फ्रॉड या स्कैम या स्पैम, वो लोग बात ही नहीं करेंगे। तो बेस्ट तरीका आज की डेट के अंदर है फेसबुक मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग। अगर ईमेल होता तो हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते थे और फेसबुक मार्केटिंग कर सकते थे। सर, मैंने अभी फेसबुक का पेज अभी रिसेंटली बनाया है, पर मेरा इंस्टाग्राम का पेज इवॉल्व हुआ है, वो मैंने काफी समय से कर रहा था।
लेट मी कंप्लीट। अब फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर करने के लिए आपको बेस्ट तरीके की मार्केटिंग क्या होगी कि आप बताते हैं कि मैंने एक नया फिगरिन लॉन्च करा है जो कि मार्बल का है, जो कि सफेद रंग का है। आप जितना मर्जी लिख करके बता दो वो समझ में नहीं आएगा। उससे बेटर तरीका होगा एक इमेज आपने वहां पर अपलोड कर दी। उससे भी बेटर होगा कि आपने वीडियो बना करके दिखा दिया उसका। तो वीडियो जो है इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट सो कॉल्ड योर क्वालिटी। डज दैट मेक सेंस? बिल्कुल सर। अब आपको जो है व्हाट्सएप, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग तीनों को यूज करना है वीडियो मार्केटिंग का, वीडियो बना करके उनका मैसेज कन्वे करने के लिए। तो आपके 3 मीडियम्स हो गए, 3 प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके लिए। व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया। ये 3 आपके पास मीडियम्स हैं अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। मैसेज क्या होगा? वो होगा वीडियो। अब वीडियो के अंदर आपने बताया कि इस महीने हमने इंटीरियर से रिलेटेड 53 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। Here are the first top 5 products or 10 products. The price range starts from 300 rupees and go all the way up to 50,000 rupees. So we have got something for every product range, something for every price range. So here are some samples of the products that we have launched this month. To check out the entire series of product, entire range of products, please give us a call on this number and book an appointment so that we can attend you and give you 100% of the time when you are here to visit our shop. What do you think? Will this kind of a message be useful and sensible for them and for you? बिल्कुल सर। अगर सीरियस कस्टमर है तो वो तो अपॉइंटमेंट लेके आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो गया आपका काम। अगर आप 45,000 लोगों को ये मैसेज भेजना शुरू करते हो, कैसे होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ तो है ही है। अब सारे लोग भेज रहे हैं, इतनी लाखों करोड़ों लोग कंपनीज भेज रही हैं, तो हमारे पास भी कुछ निकल आएगा। सानिध्य का होगा, संजीव जैन का होगा, XYZ होगा, कुछ ना कुछ तरीका हम लगा के उस पर निकाल देंगे। पॉइंट इज कि अगर आपका ये मैसेज 45,000 लोगों तक जाना शुरू हो जाता है, हमारी मार्केटिंग कितनी भी वाहियात से वाहियात भी क्यों ना हो, 1% लोग, आधा % लोगों को तो समझ में आएगी आपकी बात। मैं ये नहीं बात कर रहा आधे लोग आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे, 20% आ जाएंगे। मैं सबसे कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर के चल रहा हूँ। आधा % 1% लोगों को तो समझ में आएगी आपकी बात। तो 45,000 का 1% कितना हो गया? 450 भी हो गया। 450 नए वॉक-इन्स आपके पास आ रहे हैं और वो उस सेगमेंट के अंदर है जिसको आपने टारगेट करा है, विच इज हाई वैल्यू प्रेशियस सेगमेंट। 450 वॉक-इन्स कितना वैल्यूएबल होगा आपके लिए? नए वॉक-इन्स बहुत वैल्यू, बहुत वैल्यू। मेरा भी यही पॉइंट है सर। ये जो अवेयरनेस हो जाएगा, ये जो आप बोल रहे हो, इससे उन लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको पुश कैसे करें कि आगे खरीद ले? हाँ, अब इसके अंदर जो है, अगर आपका प्रोडक्ट के अंदर दम है, आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के अंदर दम है, और फाइनली आप एक कोई ऑफर भी लॉन्च कर सकते हैं। सर लेकिन ब्रांड ऑफर नहीं लॉन्च कर सकते ना। आई मीन जैसे मार्बल ही मान लीजिए, मार्बल में डिस्काउंट्स नहीं होते, ऑफर नहीं होते। ये आपको किसने बोला? नेगोशिएशन होती है कि नहीं होती है? कस्टमर अंदर आने के बाद नेगोशिएशन होती है। यस, नेगोशिएशन तो होती है। आपको मालूम है कि कितना मार्जिन है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, और ऑफर डज नॉट ऑलवेज मीन डिस्काउंटिंग। लेकिन हम ऐसे बोल तो नहीं चाहिए सकते ना कि आप आ जाओ फिर हम नेगोशिएट कर लेंगे, आ तो जाओ। बोलने के ना तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो वो डेफिनेटली नहीं बोल सकते, मगर बहुत सारे तरीके के वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हैं। जैसे क्या आपने कभी ऐसा देखा है, आप कहीं मॉल के अंदर जा रहे हैं, शोरूम के अंदर, उन्होंने बोला कि XYZ प्रोडक्ट के ऊपर एडिशनल XYZ ऑफ ऑन सेकंड प्रोडक्ट बाइंग, थर्ड प्रोडक्ट बाइंग? कभी आपने देखा है ऐसा? या फिर सरप्राइज गिफ्ट ऑन XYZ प्रोडक्ट, कभी देखा है आपने ऐसा? तब मार्बल पे क्या सरप्राइज गिफ्ट देंगे? आपको मार्बल ही बेचना है क्या? नहीं मतलब मार्बल से क्या लेना है? मार्बल का कोई बिजनेस है क्या आपका? मेरे हस्बैंड का मार्बल का बिजनेस है सर। अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, सो मार्बल के केस के अंदर जो है ना, इस तरीके से स्ट्रेटेजिक आपका नहीं चलेगा। मार्बल के केस में स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी।
मार्बल के केस के अंदर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? उस केस के अंदर आपको देखना है कि आपके शोरूम तक बंदा चल के कैसे आएगा। तो टिपिकली आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं जो बोलते हैं कि XYZ शोरूम पे चले जाओ, उनकी रेंज और उनकी प्राइसिंग जो है ठीक है, और आर्किटेक्ट को किकबैक दिया जाता है, मिलता है आपके बिजनेस से, आपके हस्बैंड के बिजनेस से, कि नहीं दिया जाता, नहीं मिलता उनको? देते हैं सर, देते हैं। तो फिर लेकिन मैंने क्या ये उनसे ऑफर पता नहीं किया है तो, ये? लेकिन ऐसे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे तो नहीं डाल सकते ना कि आर्किटेक्ट्स आओ आपको अरे परसेंटेज बाबा, मिलेगी। क्या बात कर रहे हो, इतने भोले क्यों बन रहे हो आप यार? ऐसे थोड़ी होती है बात। ऐसे थोड़ी मार्केटिंग होती है। हाँ, तो क्या करेंगे? उनको बोलो मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करें। Bang on, sir, सिंपलेस्ट bang सोल्यूशन on. है। सिंपलेस्ट सोल्यूशन है इसका। सब मेरी सुनते तो अभी आपकी वर्कशॉप में होते हैं। अरे सर, अगर मनोज हस्बैंड वाइफ सर, की नहीं सुनता तो फिर किसी की नहीं सुनेगा जिंदगी में। वाइफ को अपनी बात सुनानी नहीं आती तो फिर कोई बेचारा क्या ही कर लेगा उसके अलावा। तो उसकी वर्कशॉप कर लो। मनोज सर, हाँ जी, मेरा एक सवाल हाँ है जी। सर। सर, आप 1-to-1 हैंड होल्डिंग करते हैं क्या सर आप? 1-to-1 हैंड होल्डिंग का मतलब कि एक प्राइवेट एडवाइजरी एंड प्राइवेट कोचिंग मेरी है, जिसके अंदर मैं बिजनेसेस को हेल्प करता हूं मैं, इफ दैट इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क। यस यस यस, वही इसी के बारे में। तो उसके बारे में सर सेशन के बाद में एक बार बात करते हैं। हाँ, आप मेरे से अलग से बात कर लेना। ग्रेट। सो जैसे अगर मैं इसी पॉइंट को ही अगर आगे लेकर के चलता हूँ, जो अभी मार्बल बेचने का था, मार्बल बेचने के लिए जो है आपको आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ में आपको कनेक्ट बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल है कि किसके घर के अंदर नया रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला है, या किसके घर में रेनोवेशन चल रहा है, या उनका पूरा का पूरा सारा का सारा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब आप कहेंगे मैं लड़के भेज दूंगी और वहां पे वो एक कॉलोनी में जाएंगे, चक्कर मार के आ जाएंगे बाइक के ऊपर, वहां दिख जाएगा किस किस के घर में काम चल रहा है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपने घर या ऑफिस बनवाया होगा। क्या कभी आर्किटेक्ट ने आपको बोला होगा कि ये 3-4 कंपनी है, इसका माल ले लो, और आपने बोला होगा नहीं ये 5वीं कंपनी मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही है, आपके 4 लिस्टेड जो आपने कंपनी है उसमें ये नाम नहीं लिखा, मैं इससे लेना चाहता हूँ। तो कभी आपने सुना है आर्किटेक्ट ने बोला हो ठीक है सर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, मगर बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो फिर मेरे पास मत आना, आई विल नो लॉन्गर बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस एंड वारंटी। ये सुन के आपने कहा होगा चलो ठीक है यार, जो आपको ठीक लगता है वही कर दो। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? सर हमेशा ही हुआ है। तो इसका मतलब आर्किटेक्ट इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन, इंटीरियर डिजाइनर्स इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। तो आपको जो है ना उन लोगों के पास जाना है जो ये डिसीजन बिल्डअप करने में और इन्फ्लुएंस करने में कैपेबल है, विच इज आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स। अब नायिका का क्वेश्चन था कि मैं इसको कैसे करूं, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, मतलब सुनने में सिंपल है, करने के अंदर जान निकल जाती है लोगों की, करना नहीं आता, करने के अंदर मेहनत होती है तो कर नहीं पाते लोग, करते ही नहीं है। सो आपको मालूम है इंडिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट्स हैं, और मेरे पास बैच पार्टिसिपेंट ने मेरे को बताया कि मैं लगभग 75-80 हजार लोगों का मैंने डेटा इकट्ठा करा है, और अभी मेरे को लग रहा है मेरे पास आधा डेटा भी नहीं आया। सो अगर मान लीजिए 70-75 हजार आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, तो नायिका आपके हस्बैंड के बिजनेस में आप कितने आर्किटेक्ट्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है? मैंने मैंने जो पूछा आज था तक सर, सुना आपकी है, वर्कशॉप करने के बाद मैंने पूछा था तो वो 500 से कनेक्टेड है। हाँ, तो 500 का एक बहुत हाई नंबर बताया है आपने, दैट इज फैंटास्टिक। जो आज तक मैंने सुना है मोस्टली लोग बोलते हैं कि 100, 125, 150, 200। अच्छा, 200 से कांटेक्ट होने का मतलब ना वो ये कहते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर उनका कांटेक्ट है। मैं जब कह रहा हूँ कनेक्ट में है, इसका मतलब यह कि रेगुलरली कितने लोगों से बात होती है धंधा से। तो जब मैं ये पूछता हूँ तो एक्चुअली नंबर गिर के 200-300 से गिर के या 150 से गिर के आ जाता है 20-25। ट्रू सर, ट्रू। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि 75,000 में से आप 20-25 से रेगुलरली कनेक्ट में हैं, और फिर आप कह रहे हैं बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस सिचुएशन? हेलो, ट्रू दैट सर, ट्रू। अब हम कहते हैं कि हमने ये पता लगा लिया घर किसने बनवाना है, जिसका घर में ब्रेकिंग शुरू हुई है या डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हुआ है, तो मार्बल उसको कुछ महीने के बाद चाहिए होगा, मेरे को ये पता लग गया।
मगर आप ये देखिए कि वो इस डिसीजन को, जो घर का ओनर है ना, वो डिसीजन फाइनल नहीं ले सकता आर्किटेक्ट के अप्रूवल और उसकी रजामंदी के बगैर। वन, दूसरा, उसने आज घर बनाया, फिर उसके बाद 15-20 साल के बाद पता नहीं कब घर बनाएगा, ऑफिस बनाएगा, आपको कोई कंट्रोल नहीं है। मगर आर्किटेक्ट जो है, एक छोटे से छोटा आर्किटेक्ट भी होगा तो उसके 5-7 प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। मिड साइज आर्किटेक्ट, जो मीडियम लेवल के आर्किटेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके 20-25-50 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। हाई एंड जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन के अंदर है, उनके 100-150 प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे किसी भी एक गिवन टाइम के ऊपर। ये बात मालूम है आपको? अगर ये बात आपको मालूम है, बात की थी मैंने, आपका सुन के फिर मैंने बात मालूम है। हाँ, अगर आपको ये बात मालूम है तो अगर आपके पास जो है ये पता लगाना है कि टोटल बिजनेस का आपका कितना शेयर, कितना कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट की रिकमेंडेशन की वजह से आता है, वो बिजनेस आप मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हो अगर आप ऐसे 20-25 के साथ, 40-50 के साथ, 100-200 के साथ, 400-500 के साथ एक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो। एक्टिव कम्युनिकेशन मतलब रेगुलरली बीइंग इन टच विद दोस पीपल, showing what you have to offer, meeting with them, inviting them over, and of course doing the जो भी होता है वो टेबल के ऊपर नीचे वाला काम जो करना है वो करना है। वो धंधा जो होता है वो वैसे ही होता है। मैं कोई आपको मॉरल ग्राउंड के ऊपर राइड करना नहीं बता रहा कि नहीं जी ये गलत है, ये सही है। मैं सही गलत के बीच में नहीं जा रहा। मैं जिस तरीके से धंधा होता है वो वैसे ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको धंधा बढ़ाना कैसे है। लाइफ सही है सर, लेकिन क्या ये लिंक्डइन के थ्रू बेटर होगा या इंस्टाग्राम से? तो नहीं लगता कि होगा, लिंक्डइन ही बेटर होगा ना इस केस के अंदर आपके लिए। लिंक्डइन, फेसबुक, ईमेल, वीडियो मार्केटिंग और शायद इंस्टा, ये पांचों चीजें आपको रॉकेट लगाने में हेल्प करेंगी। थैंक यू। पड़ गई ठंड थोड़ी सी। सो द कॉन्टेक्स्ट इज, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम सही लोगों से बात ही नहीं कर रहे। अगर हमारे को हायर एंड की चीजें बेचनी है, प्रीमियम है, लग्जरी सेगमेंट के अंदर चीजें बेचनी है, वी आर नॉट टॉकिंग टू द राइट पीपल। एंड दैट इज द रीजन हमारे को बार बार ये चैलेंज आता है कि बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। उसके बाद हम लोग जो महंगा है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जस्टिफाई बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस, जस्टिफाई बाय वे ऑफ इन स्टोर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद उनसे कॉन्वर्सेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। अब उनको लगता है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस जो है खान मार्केट के अंदर अगर आप जाते हो वर्सेस आप करोड़ बाग में जाते हो, अगर आपको वहां पर स्पेक्स लेना है या कुछ आपको डेकोर का, इंटीरियर डेकोर का कोई आपको कुछ लेना है, आप करोड़ बाग भी जा सकते हो, सरोजनी नगर भी जा सकते हो, रजौरी गार्डन भी जा सकते हो, खान मार्केट भी जा सकते हो, GK2 भी जा सकते हो, एम ब्लॉक मार्केट भी जा सकते हो। क्या आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है इन मार्केट्स के अंदर? हेलो सर, मेजर डिफरेंस है। प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज हो जाती है, क्लाइंटेल चेंज हो जाती है और उसका एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाता है। वो एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि सब लोग जाओ और वहां पे 10-10, 20-20 करोड़ के शोरूम खोल लो, दुकानें खोल लो, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मगर एक्सपीरियंस तो हम कहीं पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो हमारे को एक्सपीरियंस को फिगर आउट करना है कि हम कैसे करें। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, आप कभी जैसे किसी हाई एंड शोरूम के अंदर घुसते हैं तो वहां पर जो सेल्स के पर्सन होते हैं वो किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं स्टोर में घुसते ही, वो किस तरीके से क्या कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करते हैं आपके साथ स्टोर में घुसते ही। अगर आप उनके साथ इंटरेस्ट शो करते हो तो किस तरीके से आपको गाइड करते हैं, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हैं, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। ऑब्जर्व दीज माइनर थिंग्स इन द कॉन्वर्सेशंस। एंड हो सकता है इसमें से सारी की सारी 100% आप अप्लाई ना कर पाए। अगर इसमें से 5%, 10%, 20%, 30% भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो क्या लगता है कि आपके इन स्टोर बायर्स का एक्सपीरियंस आप बेटर कर पाएंगे? हाँ, ना, नॉट पॉसिबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर माई बिजनेस। आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है। सो आज जो मैंने बात करी है वो ज्यादा मैंने B2C के बारे में बात करी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि सर आप B2B के बारे में ज्यादा बात करते हो, B2C के बारे में कम बात करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं B2C के ऊपर बात करता हूँ। हालांकि जो मेरे स्ट्रेटेजीज हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बट क्योंकि मैं B2C का वर्ड नहीं बोलता अपने मुंह से तो लोगों को लगता है कि ये B2B के ऊपर बात ज्यादा होगी। सो आप लोगों में से क्या सभी लोगों ने
मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है क्या? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Because a lot of new faces I am seeing. यस सर यार मैं एक बार अपना YouTube चैनल का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सो दैट कि अगर आपने नहीं करा हुआ तो आप अभी का अभी फटाफट से कर लो।